बच्चों आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। इसको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है एक्सचेंज रेट एंड फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। जैसा कि आप सुनते हो भी, कभी एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 हो गया, कभी $1 इज इक्वल टू 71 हो गए, या फिर कभी कम हो गया। डॉलर एंड पाउंड का क्या एक्सचेंज रेट है, पाउंड एंड रुपी में क्या एक्सचेंज रेट है। तो ये सब जो है कैसे डिसाइड होता है, कैसे निर्धारित होता है, कैसे बदलाव जो है एक्सचेंज रेट में आते हैं, यही सब जो है हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड होता है ओवर 1 ईयर। जैसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, लोन हो गए, गिफ्ट एंड डोनेशंस हो गए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हो गया। तो ये सब जो ट्रांजेक्शंस किस में आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं। तो आपने देखा भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, पेमेंट फॉरेन करेंसी की, और क्रेडिट साइड का क्या मतलब होता है, रिसीट्स फॉरेन करेंसी की। तो इससे कहता है डेबिट साइड क्या आती है, फॉरेन करेंसी के लिए जो डिमांड है वो अराइज होती है, और जो क्रेडिट साइड क्या होता है, जो सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की वो जनरेट होती है। इसी तरह से डेबिट साइड में क्या होता है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, और क्रेडिट साइड में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। तो हम इसमें फॉरेन करेंसी लेंगे डॉलर, तो आप देखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या है, डिमांड फॉरेन करेंसी के लिए राइज हो रही है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो देखते हैं भी किस तरह से जो है फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए अराइज होती है, और किस तरह से जो आउटफ्लो है वो फॉरेन करेंसी का होता है, किस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स जो है डेबिट साइड आती है, किस तरह से इनकी पेमेंट होती है। तो फर्स्ट दे रखा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब हमारी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करती है तो इसका मतलब है उनका पेमेंट करनी होगी, उनकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी होगी, तो डिमांड जो है फॉरेन करेंसी के लिए वो अराइज होगी। तो जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो है वो दूसरी कंट्री को होगा। इसी तरह से अगर जो गिफ्ट्स या डोनेशंस जो हैं फॉरेन कंट्री को देने हैं तो आउटफ्लो हो रहा है डॉलर का। इसी तरह से जो लोन ले रखा है फॉरेन कंट्री से, अगर उनकी रीपेमेंट करनी है तो भी फॉरेन करेंसी का जो है आउटफ्लो होगा। इसी तरह से अगर बैंकिंग कैपिटल बाहर जा रही है तो भी जो है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो इन सभी ट्रांजेक्शन से क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी के लिए जो डिमांड है वो अराइज होती है, जो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है वो दूसरी कंट्रीज को जाता है। दूसरी साइड है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो कैसे जनरेट होती है, किस तरह से जो है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। जैसे ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या होता है, पेमेंट आती है फॉरेन करेंसी की। पेमेंट आएगी तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की। इसी तरह से अगर गिफ्ट्स एंड डोनेशंस रिसीव हो रहे हैं तो भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन लोन ले रहे हैं तो भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। इसी तरह से अगर बैंकिंग कैपिटल आ रही है तो भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या जनरेट करती हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई, और इसी के बेस पर क्या होता है, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सरप्लस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल हो जाता है तो इस सिचुएशन में जो एक्सचेंज रेट उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या मतलब है भी, जो फॉरेन करेंसी की जो रिसीट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो पेमेंट है वो कम है। मतलब जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो ज़्यादा है और जो आउटफ्लो है वो कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इनफ्लो ज़्यादा होगा फॉरेन करेंसी का तो जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है, फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो सस्ती होती है। तो इसी तरह से जो डॉलर है उसकी अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो डॉलर है वो क्या हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा, डॉलर क्या होगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसी तरह से डॉलर के मुकाबले रुपी क्या होगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मतलब जो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने से फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करती है और जो रुपी है वो एप्रिशिएट करता है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि पहले जो एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपये था। मतलब पहले अगर $1 परचेज करना था तो कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 70। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया, सप्लाई जो है डॉलर की बढ़ गई, डॉलर की सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया
गया और जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले एप्रिसिएट हो गया, तो अब डॉलर के मुकाबले कितने रुपए देने पड़ेंगे, 60 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, अब $1 को परचेज करने के लिए पहले के मुकाबले कम रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रुपए की जो वैल्यू है वो बड़ी है और जो डॉलर है वो सस्ता हुआ है। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट वो नया वाला क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। रुपया बढ़ गया, अब $1 के लिए कम रुपए देने पड़ रहे हैं, पहले $1 के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। तो इस तरह से जो है जब सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट है वो भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डेफिशिएट चला जाता है। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, भी जो पेमेंट्स हैं फॉरेन करेंसी की वो ज़्यादा हैं और जो रिसीट्स हैं वो फॉरेन करेंसी की कम है। मतलब फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। तो देखो जब डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो डॉलर कम बचेगा, मतलब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो देखो जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है, जो कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी कीमत जो है ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है, अब डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा है और डॉलर कम रह गया, डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। डॉलर क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा और जो रुपी क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। तो इस तरह से डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है और जो फॉरेन करेंसी है वो एप्रिसिएट कर जाती है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, पहले जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो कितना था, $1 इज इक्वल टू 50। अब डॉलर की सप्लाई कम हो गई, कम होने से क्या हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई, डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। तो पहले $1 के लिए कितना रुपए देने पड़ रहे थे, 50 रुपए, अब $1 के लिए कितने देने पड़ेंगे, 60 रुपए। इसका मतलब $1 के लिए अब ज्यादा रुपए पेमेंट करनी पड़ रही है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और जो रुपी है वो सस्ता हो गया, अभी अब रुपी की ज्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है डॉलर को परचेज करने के लिए। तो इस तरह से जो डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस लेके आता है। अब हम देखते हैं भी कई बार क्या होता है, जो डिमांड और जो एक्सचेंज रेट होता है उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो इनवर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भी जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। भी जैसे यहाँ पर दे रखा है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर, यहाँ पर ले लिया हमने रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, जब देखो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है $1 इज इक्वल टू 70 है, तब क्या होगा, जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि अगर इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी की ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो इंपोर्ट जब कम होंगे हाई रेट ऑफ एक्सचेंज पर तो डिमांड भी कम होगी, इंपोर्ट कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगा तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड होगी वो कम होगी। इसी तरह से मान लो जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है कम हो जाता है, $1 इज इक्वल टू 50 हो जाता है, तो देखो अब जो है डॉलर जो है एक्सचेंज रेट जो है कम हो गया। इसका मतलब अब इस एक्सचेंज रेट पर इंपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि इंपोर्ट अब सस्ता पड़ेगा पहले के मुकाबले। तो इंपोर्ट बढ़ेंगे तो इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, डिमांड चाहिए, डिमांड बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की। तो जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो एक्सचेंज रेट कम होने से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक्सचेंज रेट ज्यादा होने से जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से यही कारण है भी जो एक्सचेंज रेट और जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। हाई रेट ऑफ एक्सचेंज पर डिमांड कम और लो रेट ऑफ एक्सचेंज पर जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो एक्सचेंज रेट है डिमांड कर्व वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। ये क्या कहते हैं भी सप्लाई एंड जो एक्सचेंज रेट होता है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे ये यहाँ पर ले ली हमने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर OY पर ले लिया रेट ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया सप्लाई कर्व। तो देखो जब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है। तो जब एक्सचेंज रेट हाई होता है तब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि हाई रेट ऑफ एक्सचेंज पर जब एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो जो पेमेंट आएगी वो फॉरेन करेंसी में वो ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या होता है, हाई रेट ऑफ एक्सचेंज पर जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो प्रमोट होते हैं। इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अगर वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, हाई एक्सचेंज रेट है तो उस पर उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर आएगी, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी तो भी हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई है
है तब फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा है। इस तरह से मान लो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम हो जाता है, $1 इज इक्वल टू 50 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब $1 अब जो है अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले $1 के बदले में 70 रुपये मिल रहे थे, अब सिर्फ 50 मिलेंगे। तो अब क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पहले के मुकाबले कम होगी। तो जब इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कम होगी, एक्सपोर्ट भी कम होगा, तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ही मतलब जो है फॉरेन करेंसी की सप्लाई जनरेट करते हैं। तो इस तरह से जब सप्लाई कम होगी, एक्सचेंज रेट के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसी कारण से जो रिलेशनशिप जो है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और जो एक्सचेंज रेट है उनमें पॉजिटिव है। जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है तो जो सप्लाई भी है वो फॉरेन करेंसी की ज़्यादा होती है। इसी तरह से जब एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तो जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं भी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है और किस तरह से फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर ले लिया हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओ बाई पर ले लिया हमने रेट ऑफ एक्सचेंज। तो देखो यहाँ पर जो आर है, ओ आर जो है वो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो है ई पॉइंट, ये क्या बता रहा है आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मान लो एक्सचेंज रेट बढ़कर कितना हो जाता है, ओ आर 1 हो जाता है, मतलब $1 इज इक्वल टू 70। इक्विलिब्रियम कितना है, $1 इज इक्वल टू 60। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, कितना हो गया, $1 इज इक्वल टू 70। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या हुआ, जो डिमांड है वो कम हो गई, आर से लेकर यहाँ तक हो गई, और जो सप्लाई है वो आर से लेकर यहाँ तक हो गई। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड कम है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो देखो जब किसी चीज़ की जो सप्लाई ज़्यादा होती है, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो वो उसकी कीमत कम होती है। तो अब एक्सचेंज रेट जहाँ पर था, एक्सेस सप्लाई होने से क्या होगा, ये वाला जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे आने की कोशिश करेगा पॉइंट ई पर। मतलब $1 जो इक्वल टू 70 है वो अब किस पर आने की कोशिश करेगा, एक्सेस सप्लाई होने पर $1 इज इक्वल टू 70 ई पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। इसी तरह से मान लो अगर एक्सचेंज रेट जो है कम हो जाता है, $1 इज इक्वल टू 50 हो जाता है, तो इस केस में क्या हुआ, जो डिमांड है वो तो बढ़ गई, R2 से लेकर यहाँ तक हो गई, और जो सप्लाई है वो कितनी है, वो कम है, R2 से लेकर यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस डिमांड है, तो डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो R2 है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा पॉइंट ई पर, मतलब $1 से वो $1 इक्वल टू 60 पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा एक्सेस डिमांड होने से। तो ये क्या हुआ, ये वाले जो एक्सेस सप्लाई वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है $1 इक्वल टू 70, यहाँ पर क्या है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ई पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये एक्सेस जो डिमांड है यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरह से तीनों सिचुएशंस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पॉजिटिव होता है तब यहाँ पर एक्सचेंज रेट आएगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव होता है तो यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम होता है तो यहाँ पर। इस तरह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, और किस तरह से जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं वो। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे।